अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। उर्दू के पैटर्न जो थे तर्ज और सांचे वो तो हमारे हो गए थे। उसके बाद आ जाता है हुरूफ की शनाख्त और पहचान। लेकिन चूंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं इंग्लिश वाले में रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स हम कर चुके हैं और वन टू वन उनका एक एक लेटर्स अलिफ से ए से लेकर जेड तक सारे हो चुके हैं। और उसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट था शुरू होने वाला नुक्ता और ख़त्म होने वाले नुक्ता वो भी हमने उसमें किया था। और उसमें भी हमने की बनाई थी कि स्टार्टिंग के लिए हमने एस ली थी और ख़त्म होने के लिए हमने ई एंडिंग के लिए ली थी। इसी तरह यहाँ पर भी हमने के तौर पे दिए हैं शीन हमारा शुरू होने वाला नुक्ता और खी हमारा ख़त्म होने वाला नुक्ता। लेकिन हुरूफ की पहचान और शनाख्त जो है आपने उसके लिए वो इंग्लिश वाली वीडियो रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स देख लेनी है। बिल्कुल सेम उसी तरह बस वो एबीसी के मुतालिक है और वो ये अलिफ बे के मुतालिक होगा। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि हुरूफ तहज्जी कहाँ से शुरू होते हैं और अपने कुछ लोग और बच्चे इसको गलत सिम से शुरू करते हैं। तो हमने सिर्फ उनका सिम दिखाना है आप लोगों को कि ठीक जगह से हर्फ शुरू हो जाए और ठीक जगह पे खत्म हो जाए। तो हमारा पहला लेटर आता है हर्फ आता है हमारा अलिफ। अलिफ ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये ऊपर की सीधी लाइन में अलिफ से ऊपर से नीचे की तरफ। फिर हमारा ये है बे का स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे तो हम अगर बे का स्टार्टिंग पॉइंट ले तो हम उसके लिए ये बी का हम स्टार्टिंग पॉइंट हम लेंगे यहाँ से। बी हमारा अक्सर लोग ये ए से भी लिखते हैं ए से भी लिखते हैं। लेकिन बच्चों की आसानी के लिए हमने बी को इस तरह बनाया है। आगे जाके वो फिर खुद अपने हैंडराइटिंग चेंज करते रहेंगे। बस जरा उनकी वो है ना कि जहन उनका बन जाए और उनका हाथ चल पड़े फिर वो आगे हमसे ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होने वाली जगह जो है नुक्ता वो बी के लिए है। और ये आ जाता है हमारा बी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे आके यहाँ खत्म हो जाता है। और हम इसके लिए इसकी ये हमारा इस अलिफ के लिए शुरू की आवाज है और ये शुरू की आवाज ये खत्म होने ना सॉरी ये खत्म होने ये शुरू की आवाज है और ये खत्म होने वाला नुक्ता है। फिर यहाँ पर बी के लिए है हमारा शुरू का नुक्ता ये शुरू वाला और ये खत्म होने वाला खत्म होने वाला ये खत्म होने वाला नुक्ता। और इसके नीचे हमारा एक नुक्ता आ जाता है। फिर बी के खानदान में क्या है बी के खानदान में मतलब इसी तरीके से अगर आपने इस तरह सिखाना हो स्टार्ट अब इस तरह चार नुक्तों से भी ले सकते हैं कि ये चार नुक्ते ले बच्चों से कहें खुद अपनी कॉपी में बनाए एक दो लाइनें आप करवा दे फिर उनसे कहें कि अपने लिए नुक्ते लगा के स्टार्ट कर ले। इस तरह चार नुक्तों पर वो बे को लिखेंगे और बे के खानदान को भी बे के खानदान में आ जाता है बे पे फिर आ जाता है ते फिर आ जाता है पे और फिर आ जाता है से। ये है हमारा बे का खानदान। बे का खानदान में पांच है तो इन पांच हरूफ के लिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है और यही इसका खत्म होने वाला नुक्ता है। इन पांचों के लिए आपने ऐसे ही करना है। फिर हमारा आ जाता है इसके बाद जिम का खानदान। जिम के खानदान में हम क्या करेंगे कि उसका पहले तो हम आपको जिम के खानदान में हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। शुरू होने वाला नुक्ता क्या है ये शुरू होने वाला नुक्ता है यहाँ से शुरू होके जिम यहाँ से ये करेक्ट फॉर्मेशन असली तरीके से जाना ये जिम है और ये इसका आ जाता है हमारा खत्म होने वाला नुक्ता। जिम यहाँ से शुरू होके इस नुक्ते पर खत्म हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना इंग्लिश वाले में कि यहाँ से पहले यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से जाएगा और यहाँ से इसकी और फिर वो इसका पेट बनेगा जिम का। जिम के इस हिस्से को ताज कहते हैं और जिम के इस हिस्से को पेट कहते हैं। ये जिम की असल फॉर्मेशन है। आपने इस तरह कुछ लोग तो टीचर्स भी बच्चों को इस तरह सिखाती हैं कि उल्टा जे लिखो और उसके ऊपर ये लगाओ। ये इस तरह उसको जिम लगा बनाने का तरीका सिखाते। कोई कहता है कि तुम इस तरह करो फिर यहाँ से आ जाओ और यहाँ पर
स्टेट ले लो और यहाँ पे इस तरह कर लो। बच्चे शुरू ही से गलत लिखते हैं, जिम है भी ज़रा मुश्किल। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जिम की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चे को पता हो, और इसके लिए नुक्तों का इस्तेमाल आप किस तरह करेंगे? नुक्तों के आपने ये 3 नुक्ते लगा के ये 2 एक दूसरे के ऊपर और एक ज़रा दूर, यहाँ से बच्चा जाएगा यहाँ, फिर यहाँ पे आएगा और इस तरह राउंड होके आएगा। और ये आपने A4 शीट जो होते हैं, कंप्यूटर पेजेस जो होते हैं या लीगल पेजेस, आपने उन पे बिल्कुल प्लेन पेजेस पे इस वक्त लाइंस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अभी बच्चे शनाख्त कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि क्या कौन सा लफ्ज कहाँ है, शनाख्त के बाद ये उनकी फॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो इस बात पे खास तवज्जो देनी है कि आपने प्लेन पेजेस पे इनको बताना है, और उनसे 2-3 मरतबा खुद करा के तो फिर उनसे बोर्ड व्हाइट बोर्ड प्रैक्टिस टीचर्स क्लास में भी करा सकती है, और मदर्स घर में भी उनको इस तरह का बोर्ड लेके दे सकती है कि अभी प्रैक्टिस करो, और बच्चे से खुद कहो कि इस तरह नुक्ते डाल के तो जिम बनाओ, इस तरह खुद डाल के नुक्ते जी। आपको तो पता चल गया कि जिम का खानदान नुक्तों से किस तरह करना है, और उसको उसके खानदान ये जिम का खानदान है छे है और खे, और इन सब के लिए यही फॉर्मेशन है, यही शुरू वाला नुक्ता है और ये खत्म होने वाला नुक्ता है। इन सब जिम के खानदान के लिए छे है और खे, सब ये चारों इसी एक ही फॉर्मेशन से लिखे जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा इसमें दाल। दाल हमारा इस तरह हम लिखेंगे, लेकिन उसमें भी आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो शुरू होने वाला नुक्ता है, ये वाली जगह जिसको हम शीन कहते हैं, शुरू होने वाली जगह, तो ये जगह जरा बड़ी होती है और ये छोटी होती है, और ये वाली जगह बड़ी होती है। ये एंडिंग पॉइंट है इसका, खत्म होने वाला नुक्ता। ये दाल हम ये लिखेंगे, ये देखिए ये वाला बड़ा है, ये देखो ये बड़ा है ना। तो दाल में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वो जरा छोटा, और ये नीचे वाला ये जरा बड़ा करके बनाया जाता है, क्योंकि वो जो मेच्योर दाल होता है वो बच्चों के लिए बनाना मुश्किल होता है। तो उनकी आसानी के लिए हुरूफ तहज्जी के शनाख्ती अलामात जो है वो हमने उनके लिए थोड़े थोड़े आसान बनाए हैं, ताकि उनको जल्दी से लिखना आ जाता है। फिर दाल के खानदान में क्या क्या आ जाता है? दाल के बाद आ जाता है हमारा दाल और जाल, ये दोनों आ जाते हैं, ये दाल का खानदान कहलाता है। फिर आ जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है रे भी बच्चों के आसानी के लिए हमने इसका ये बनावट ली है, जिसको हम अपना हाथ दिखा के बच्चों से कह सकते हैं कि ये देखो, एल्बो को देखो, ये कोहनी के साइड पे एल्बो के साइड से देखो, तो यहाँ से जाओ, शोल्डर से लेके एल्बो तक जाओ, तो ये रे की फॉर्मेशन हमें देती है। और ये इसका रे का शुरू वाला नुक्ता है, और ये खत्म होने वाला ये जे का। फिर जे का ये देखिए, ये आपने इसको नुक्ते डाल के देने हैं कि ये आपने जे लिखना है, ये जे उनका बन गया। और आपने साथ साथ 2-3 लाइनें करा के, मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोग पहले उनको कराएं, ताकि उनकी फॉर्मेशन ठीक हो जाए। ये ना हो कि वो किसी भी साइड से नुक्ते बनाए। तो प्रैक्टिस से पहले उनको कहें कि, और इसके लिए भी आप सेंट्रे और या सॉल्ट ट्रे, नमक वाली ट्रे, उसमें आप लोग आटा भी यूज कर सकते हो, और ट्रे जरा ब्लैक कलर में हो तो भी अच्छा है ना, क्योंकि वो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जरा अच्छा होता है। तो उसमें भी प्रैक्टिस कराओ कि ये सेंट्रे है, मैं उसकी एक्टिविटी लेके आऊंगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। फिर आपने उंगली से करना है कि ये रे है। जब वो उंगली से, एक उंगली से, 2 उंगली से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो उनको जब आ जाएगा तब आप उनसे कहें कि अपने लिए खुद नुक्ते डालो और फिर लिखो। और फिर रे के खानदान में क्या क्या आ जाता है? रे के खानदान में आ जाता है रे, जे और जे जे। लेकिन इस बात का एक ख्याल रखिए कि जो टे है, टे हमारा भी आदि शक्ल में अगर लिखा जाए तो फिर उसके टे से जो तुई इसके ऊपर लिखा जाता है, फिर उसमें वो मिक्स हो जाता है, वो एक जैसे नजर आते। तो आपने क्या करना है, केड़ी के ऊपर ये तुई बिल्कुल ऊपर लिखना है, और अगर अगर टे का आदि शक्ल आपने लिखनी है तो वो तुई आपने इधर लिखनी है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये टे है और ये ड़े के लिए लिखा गया है।
ठीक है। रे के खानदान में क्या क्या आता है, रे, जे और जे, और इन सब के ये 4 है, आपस में इनकी तादाद 4 है। जे बहुत कम यूज होता है लेकिन उर्दू में यूज होता है। और जो नस्तलीक, मैंने आपसे इंग्लिश के लिए कहा था कि नेल्सन हैंडराइटिंग स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर हमारा राइटिंग पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट है हमारा राइटिंग नस्तलीक उर्दू लिखाई, नस्तलीक, नस्तलीक उर्दू लिखाई। आखिर में जब ये सारे हुरूफ हो जाएंगे तो मैं आपको नस्तलीक का एक फुल पैटर्न बना के दिखाऊंगी। आप उससे समझ जाएंगे कि नस्तलीक में उर्दू के हुरूफ तहज्जी किस तरह लिखे जाते हैं। और नस्तलीक भी नेल्सन हैंडराइटिंग की तरह बहुत ज्यादा कामयाब तरीका है, इस वजह से स्कूल में, अच्छे स्कूलों में यही राइज हुआ है। फिर आ जाता है इसके बाद फिर आ जाता है हमारा शीन। शीन का ये जो है ये शुरू होने वाला नुक्ता है और ये खत्म होने वाला नुक्ता है। शीन में एक बात, ये बात याद रखें कि एक तो जो लोग होते हैं ना वो शीन को इस तरह लिखते हैं, ये शीन हो गया, ठीक है, ये भी शीन है, लेकिन अगर एक चीज, अगर हम परफेक्शन की कोशिश करें ना तो जरूरी नहीं है कि परफेक्शन हमें 100% मिले, लेकिन कोशिश करें तो हम कम से कम 80%, 80 ना हो तो 70%, 70 ना हो तो 60, 50, और फिर 40% तो हम ठीक लिख सकते हैं ना। तो अगर 10% हम ठीक लिखे, 20%, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम 40% में ठीक लिखे। तो इसके लिए अगर आप कोशिश करें, और क्लास में अगर फर्ज करें आपके पास 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट में अगर आप एक अच्छा तरीका अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि 25 लोगों में 2 बच्चे तो ठीक सीख लेंगे ना। आज आगे वो उनके फिर लोगों को दिखाएंगे, अपने टीचर बनेंगे या स्टूडेंट्स बनेंगे या मदर्स बनेंगी, तो वो अपने बच्चों को या अपने स्टूडेंट्स को, या ट्यूटर अपने स्टूडेंट्स को वो ठीक तरीका दिखाएगा, हो सकता है उसमें भी कोई सीख ले। तो ठीक तरीका खत्म तो नहीं होगा ना, राइज तो होता रहेगा ना। तो इस वजह से खत्म ना होने की वजह से कि ये ठीक तरीके खत्म ना हो पाए, क्योंकि जो गलत अल्फाज और रिवायात राइज हो चुके हैं उनका खत्म होना जरूरी है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि स्टार्ट आप अच्छी चीज से करें। ना पिक कर पाए तो और बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बस करते रहेंगे हम जब तक हम कर सकते हैं। शीन, ये जो है ना, ये चारों जो इसके शोशे हैं, ये चीजें हैं, इसको शोशे कहते हैं, हरूफ के शोशे। तो ये शोशे ये सब एक जैसे लिखते हैं, हालांकि शीन के ये शोशे एक जैसे नहीं है। ये शोशा बड़ा है, फिर दूसरा उससे छोटा, फिर तीसरा उससे छोटा, और फिर आखिर में ये इसकी शेप आ जाती है, और इसको शीन कहते हैं। पहले चूंकि जरा हरूफ ज्यादा थे तो हमने बे का खानदान बताया, जीम का खानदान बताया, दाल और रे का खानदान बताया। अब हरूफ जोड़ों की शक्ल में आ रहे हैं, तो अब हम खानदान नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे सीन और शीन का जोड़ा। ये शीन हो गया है और ये हमारा सीन है, ये वाला जरा ऊपर, ये उससे नीचे, और ये फिर उससे नीचे, सीन और शीन, ये इसको कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हरूफ के जोड़े। हरूफ के जोड़े सीन शीन, मतलब 2 जोड़े हैं ये हरूफ के। इसके बाद है सीन शीन के बाद आ जाता है हमारा स्वाद, फिर आ जाता है हमारा स्वाद ज्वाद। ज्वाद जो है वो उसमें पहले तो हरूफ का खानदान होता था। अभी ये सीन शीन और स्वाद ज्वाद ये है ना, ये अब हरूफ के जोड़े हैं। तो ये स्वाद है, एक द्वाद है, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ से लिखा जाता है। और ये ज्वाद उर्दू हम कहते हैं क्योंकि ज़ईफ, हम ज्वाद कहते हैं। इसमें आपने इसकी आवाज क्या है, जेड से हम इसकी आवाज निकालते हैं। और स्वाद भी मैंने बहुत जगह पर ऑब्जर्व किया है, टीचर्स को भी किया है। कुछ लोग तो ये इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह लिखते हैं, ये स्वाद है। कुछ इसको ये दोनों साइड से इस तरह, कुछ इस तरह लिखते हैं, गलत लिखते हैं। और मैंने कई बार बच्चों को भी, बहुत सारे टीचर्स को, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को भी मैंने देखा है कि वो ज्वाद की फॉर्मेशन ठीक नहीं लिखते। आपने ज्वाद को यहाँ से शुरू करके यहाँ से जाके स्वाद और ज्वाद आपने इस तरह लेना है। ज्वाद के बाद हमारा आ जाता है तोय। तोय हमारा है कि ये यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये भी तोय का भी जोड़ा है। तोय का जोड़ा हमारा मिल जाता है, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जो इसकी शुरू की जगह है, शुरू वाला नुक्ता है, और ये है खत्म होने वाला नुक्ता। ये है हमारा तोय। तोय और ज़ुय में भी एक बात मैं आपको एक बता दूं, और अगर आप चाहें तो आप अपने तौर पे किसी बाबाई उर्दू से तस्दीक भी करवा सकते हैं कि जो तोय है
وہ پہلے تو یہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کا فارمیشن زوئے کی طرح آ جاتا ہے. بابا اردو سے آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ طوطا کس طرح لکھا جاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ طوطا، تو اسے طوطا. لیکن آپ کسی بھی ایک لرن پرسن سے آپ پوچھ سکتے ہیں نا کہ طوطا تو اس سے شروع نہیں ہوتا، طوطا تے سے شروع ہوتا ہے. آپ کسی بھی بابائی اردو سے پوچھ کر کے کنفرم کر لے، کسی بھی ایسے ادارے جہاں پر آپ کی پہنچ ہو، آپ کنفرم کر کے پتہ کر لے کہ یہ میں نے اس وجہ سے کہہ دیا کہ بعض اوقات لیسن تیار کرتے وقت کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے، تو اگر اچھی بات ہو تو وہ شیئر کرنا چاہیے. طوطا تے سے لکھا جاتا ہے اور یہ توئے اور زے توئے کے جوڑے ہیں. پھر آ جاتا ہے ہمارا عین اور غین. عین اور غین میں ہمارا کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا خاص کر خیال رکھنا ہے کہ یہ ہے ہمارا عین. عین میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ اینڈنگ پوائنٹ ہے، ختم ہونے والا نقطہ، اور سٹارٹنگ پوائنٹ یہ جگہ. لیکن اس میں نوٹ کرنے والی کون سی بات ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، بعض ٹیچرز تو اپنی آسانی کے لیے میں اپریشیٹ کرتی ہوں ایسی ٹیچرز کو جو کوڈ ورڈز بنا لیتی ہے بچوں کے لیے کہ وہ بچے ٹھیک لکھ پائیں. اس نے کہا ہے کہ چھوٹا سی لکھو اور اس کے ساتھ ایک بڑا سی لکھو، یہ بن گیا غین. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ٹھیک لفظ ہے نستعلیق کے حساب سے وہ ہے کہ آپ کی جو عین کی اوپر والی جگہ ہے وہ ذرا چھوٹی اور یہ نیچے والی غین غبارہ یہ بڑی ہے. تو آپ نے اس کے ایک جیسے دو سی کو نہیں ملانا، بلکہ آپ نے ایک آگے لے جا کے تو اس کا پیٹ بنانا ہے. اور عین غین کے بھی دو جوڑے ہیں، ایک عین ہے اور ایک یہ عین ہو گیا اور یہ غین ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ والا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ہم نے سی سے بنایا تھا، سی والا تو ہمارا فارمیشن ہے ہی نہیں. پھر آ جاتا ہے فی. فی میں بھی میں آپ کو ایک اور بات بہت ضروری بتا دوں. جب میں ورکشاپ دیتی ہوں ٹیچرز کو ٹریننگ کے لیے تو میں اکثر ان سے کہتی ہوں کہ پہلے میں ان کو لے کے آتی ہوں نا ٹیچرز، مختلف سکولز کے ٹیچرز کو جاننے کے لیے میں معلوم کرتی ہوں کہ وہ کہاں تک ان کو پتہ ہے، اور میں اگر ٹریننگ سٹارٹ کر لوں تو کہاں سے میں شروع کروں گی. اگر میں ان سے کہوں کہ فی لکھ لو تو 100% ٹیچر مجھے یہ فی لکھ کے دیتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی کہ یہ غلط ہے، لیکن چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ پرفیکشن ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ 100% کی کوشش کریں تو کم از کم 40-50 تک آپ آ سکتے ہیں. تو اگر یہ تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ یہ فی کا جو سوراخ ہے یہ اس میں نہیں ہوتا، فی یہاں سے شور بند. اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کلوک وائز جو اردو میں سرکل ہے وہ کلوک وائز ہے. تو وہ کلوک وائز کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ فی جو ہے یہ آپ نے اس طرح بنانا ہے. یہ دیکھیں آپ نے اس کا سر بالکل بند ہو کے بنانا ہے، بند کر کے یہ فی ہو گیا، اور اس کا یہ شروع کا نقطہ ہے اور یہ ختم ہونے والا. فی کو اگر آپ کھلے سر کے ساتھ بنائیں تو یہ بھی فی ہوگا، کیونکہ آج کل تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر 80% لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ فی میں یہ سوراخ نہیں ہے، یہ بند ہوتا ہے فی. اور فی اکیلا ہے، مطلب نہ اس کا خاندان ہے اور نہ اس کا جوڑا ہے، یہ اکیلا ہے. پھر آ جاتا ہے فی کے بعد ہمارا دو نقطوں والا قاف. دو نقطوں والا قاف میں بھی وہ جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے وہ بند ہے. یہ ہمارا قاف ہے. اور لوگ کس طرح لکھتے ہیں؟ یہ قاف اس طرح لکھتے ہیں. اس قاف میں یہ سوراخ نہیں ہے. اگر آپ بکس میں بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، بکس آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا پھر کسی نیٹ سے آپ نستعلیق حروف تہجی لے لیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا جو بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کاف کا ہے وہ کلوک وائز چلتا ہے اور آپ نے اس کا سر بند بنانا ہے، اس میں سوراخ نہیں ہے. یہ اس کی شروع کا نقطہ ہے اور یہ ختم ہونے والا. اور قاف ہلکی حروف میں ہے، قرآن پاک کے حوالے سے ہلکی حروف میں آتے ہیں. اور اردو میں بھی اگر ہم علامہ اقبال بولتے ہیں تو یہ ہماری اچھی اردو کی، لکھنوی اردو کی نشانی ہے، کیونکہ لکھنوی اردو میں الفاظ کو ٹھیک طریقے سے بولا اور بتایا جاتا ہے. اور لکھنوی اردو کے لیے بعض اچھے اسکولوں میں جیسے HSN وغیرہ جس میں اردو بہت کم ہے لیکن ٹھیک ہے، کچھ ایسے اسکول جہاں پر بچوں کو بالکل بھی اردو نہیں آتی لیکن جہاں پر جو پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل ایگزیکٹ پڑھائی جاتی ہے لکھنوی اردو کے طور پہ.
تو اگر ہم علامہ اقبال کو علامہ اقبال کہیں تو ہمارے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں بولا اس نے، لیکن اگر ہم علامہ اقبال بولے تو یہ ہمارے اردو کے لیے اچھی آواز اور اچھی پہچان ثابت ہوتی ہے۔ پھر کاف بھی اکیلا ہے، لیکن قاف جو ہے نا اس کے ساتھ ایک اور کاف ہے جس کو ہم کہتے ہیں کش والا کاف، وہ نقطہ والا کاف ہے اور یہ کش والا کاف ہے، یہ ہمارا آ جاتا ہے قاف، یہ کاف ہے، وہ قاف جو نقطوں والا ہے وہ قاف ہے، اس کو ہم حلق میں پڑھتے ہیں، اور یہ اردو میں بھی ہم اس طرح کرتے ہیں، قرآن پاک میں بھی کرتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا کاف، اور اس کے دو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ آپ نے چیک کیا نا کہ یہ ایک شروع کی آواز، میں نے انگلش میں بھی آپ کو کچھ ڈبل بتائے تھے کہ بچوں کی آسانی کے لیے ہم اس طرح یہ حروف کے ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کو لکھنے میں آسانی ہو، اور یہ شین ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی جو ہے اینڈنگ پوائنٹ ختم ہونے والی جگہ یہ ہے۔ پھر جو کش والا ہے وہ یہ اس کی ختم کی ہونے کی جگہ ہے، یہ ختم ہونے والی، اور یہ آ جاتا ہے اس کی شروع والی جگہ، تو یہ دو نقطوں میں آ جاتا ہے، دو، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ کاف ہے، اور اس کا جوڑا ہے گاف، کاف کے ساتھ جوڑا بنتا ہے اس کا گاف، اور گاف میں بھی یہ کاف جو ہے نا یہ اس کا بھی میں نے نوٹ کیا ہے، یہ کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، ایک ہی کش میں وہ لکھ دیتے ہیں، یہ والا لکھتے ہیں، یہ نہیں ہے، آپ نے پہلے فارمیشن یہاں سے شروع کر کے یہاں تک لے کے آنی ہے، پھر یہاں سے مطلب وہاں سے بھی نہیں آنا، یہاں سے آپ نے لے کے ادھر جانا ہے، اور کاف کے ساتھ اس کا جوڑا ہے گاف، گاف میں ایک اور اچھی بات جو یاد رکھنے کے لیے ہے، یہ دیکھیں یہ ایک کش ہو گیا اور دو کش ہوتے ہیں، لیکن دو کش آپ نے چھوٹا کش ڈالنا ہے، بالکل اس کے اگر ہم یہ کر لے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ والا ٹھیک ہے، پہلا کش بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ پھر آ جاتا ہے ہمارا لام، کاف گاف کے بعد ہمارا آ جاتا ہے لام، لام کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یہ آ جاتا ہے ہمارا اس کا شروع کا نقطہ، اور یہ ہے ہمارا ختم ہونے والا نقطہ۔ یہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے کہ ایک تو یہ لام، کچھ لوگ اس طرح لام لکھتے ہیں، بس یہ لکھ لے لام کو، پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس لام، لام کا یہ شروع کا نقطہ ہے اور یہ ختم ہونے والا لام، یہاں سے ہم شروع کر کے یہاں تک لے کے آئیں گے، یہ اصل ٹھیک فارمیشن ہے، اور کچھ لوگ لام کو بھی غلط لکھتے ہیں، وہ لوگ لام کو بس اس طرح لے آتے ہیں، پورا لکھتے ہی نہیں ہے، لام کی یہ آدھی شکل میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہے، اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا اور کم کر لے تو پھر یہ آدھی شکل والا بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس طرح لکھتے ہیں، لیکن لام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا اس کی طرف واپس مڑ جائے، جیسے یہ یہاں آ کے تو تھوڑا سا واپس اس طرف مڑا ہے، یہ لام ہے، لام بھی اکیلا ہے، اور اس کا جو پیٹ ہے نا وہ آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ ذرا پیٹ بن کے تو اس لائن کی طرف واپس مڑ جائے گا۔ پھر آ جاتا ہے لام کے بعد ہمارا ہے میم، میم میں تو بہت زیادہ مسٹیکس ہوتے ہیں، میم ہمارا ہے، آپ نے تھوڑا چھوٹا سا سرکل بنا ٹرائنگل بنا کے تو میم کو اس طرح لکھنا ہے، کچھ لوگ میم اس طرح لکھتے ہیں، یہ بڑا سا سوراخ اس میں ڈالتے ہیں، یہ سوراخ نہیں ہونا چاہیے، پھر کچھ لوگ میم کو اس طرح لکھتے ہیں، اور ٹیچرز بھی کرتی ہیں، بڑے لوگ کوالیفائڈ لوگ بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میم کو یہ میم لکھتے ہیں، اصل میں جو میم کی فارمیشن ہے، آپ نے ایک چھوٹا سا سرکل ٹرائنگل لینا ہے، اور ٹرائنگل کو پھر لے کے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے، اس میں یہ سوراخ آپ نے جو میم میں یہ لوگ یہ سوراخ کرتے ہیں، یہ سوراخ میم میں نہیں ہے، اس لیے جو ٹھیک میم ہے وہ یہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ تو بہت غلط ہے، کیونکہ اس کا تو یہ بھی بین دیکھا ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی، اور نہ میم میں سوراخ بھی نہیں ہے، یہ میم کا سر بند ہے، اور یہاں سے اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کی اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ میم کے بعد آ جاتا ہے ہمارا نون، نون کے لیے ہمارا کیا ہے، نون میں بھی وہی لام کا رول چلتا ہے کہ تھوڑا سا اندر کی طرف مڑ جائے، اور لوگ کچھ نون کو ڈالتے ہیں نا، کچھ لوگ نون کو اس طرح بنا لیتے ہیں اور نقطہ ادھر ڈال دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے نوٹ کیا ہے، آپ نے اگر نون بنانا ہے، یہ دیکھیں یہ نون ہے، میں دوبارہ ذرا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ اس کا
ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग। तो नून का नुक्ता यहाँ पे पेट के अंदर नहीं, ऊपर डालते हैं। ये इसकी ठीक फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। नून ये नहीं होगा, नून ये होगा, और ये भी लाम की तरह थोड़ा सा उसकी तरफ मुड़ा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा वाव। वाव के साथ भी हमारा वही अमल है कि हमने क्या कहते हैं कि लोग किस तरह लिखते हैं, वाव को इस तरह लिखते हैं। वाव का सर में सुराख नहीं है, वो भी आपने इस तरह। और तस्दीक के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हो, नेट से पूछ सकते हो, गूगल से, या फिर आप किसी बाबा या उर्दू से, और या फिर आप खुद ऑब्जर्व कर लो, किसी सीनियर से पता कर लो कि उसमें और जो मैसेजेस आप उर्दू में लिखते हैं, बुक्स वगैरह चेक कर लो बच्चों के, जो नेटवर्क स्कूल है, मतलब इधर उधर वाले स्कूल नहीं, स्ट्रीट वाले स्कूल नहीं, अच्छे स्कूलों वाले बुक्स देख लो, उसमें भी आपको ये वाव का सर बन मिलेगा। और वो भी अकेला है, वो कभी ना जोड़ा है ना कोई खानदान है, इसलिए ये वो अकेला है। फिर आ जाता है हमारा गोल है। गोल है अक्सर लोग इसको ये लिखते हैं, ये इसकी ठीक शक्ल है। यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। गोल ही जिस तरह एक ड्रॉप होती है, आपने देखा होगा ना एक ड्रॉप, लेकिन इसको गोल ही की बजाय कुछ लोग कैंची ही भी कहते हैं। कैंची ही किस तरीके से कहते हैं कि कैंची है, ये इसके ये जगह भी निकले हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो ठीक है वो ये है। और ये भी गलत में नहीं आता, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसका करें ये तो अक्सर लोग इसकी फॉर्मेशन गलत कर देते हैं, क्योंकि ही जो है वो इस तरह, मैंने कहा था ना कि क्लॉकवाइज में उर्दू का सर्कल चलता है, लेकिन अगर आप कैंची ही का यूज करेंगे तो फिर उसका फॉर्मेशन अक्सर लोग यहाँ से कर देते हैं, फिर यहाँ से वो स्टार्ट ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने अगर ये कैंची वाली ही भी बनानी हो तब भी आपने यू लिखना है। यहाँ से आपका, ये मैं जरा इसमें लिख दूं ताकि आपको ये भी याद रहे कि इसका जो खत्म होने वाला नुक्ता है वो ये है, ही का। और कैंची वाली ही अगर आप लिखना चाहें, वैसे ये है सबसे ज्यादा अच्छा, आपने यही लिखना है और इसी पर जोर देना है। फिर ये है हमारा शीन, ये गोल कैंची ही और गोल ही जो एक ड्रॉप की शक्ल में होता है, आपने इस पर ज्यादा तवज्जो देनी है। फिर आ जाता है कि ही के बाद हमारा आ जाता है छोटी ये। छोटी ये में, छोटी ये लिखने में भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। छोटी ये हमारे हमेशा ये लिखी जाती है। ये होता है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट। ये है शुरू की जगह, शुरू का नुक्ता, और ये है खत्म होने वाला नुक्ता। लेकिन छोटी ये के साथ भी ये लोग इस तरह करते हैं, बास तो इसको इस तरह लिखते हैं, बास को तो बिल्कुल 5 की तरह लिख देते हैं। ये जो ठीक है, ये आपने छोटी ये, इसको आपने इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद हमारा आ जाते हैं बड़ी ये, और बड़ी ये की फॉर्मेशन भी आपको मैंने बताया था। कुछ लोग इसकी लिखाई में भी गलती करते हैं, कुछ तो बिल्कुल इस तरह लिख देते हैं, बिल्कुल सीधा, कुछ इसको बिल्कुल मोड़ देते हैं, दोनों गलत है। थोड़ा सा ये मुड़ा हुआ है, और ये इसकी स्टार्टिंग शुरू होने वाली जगह है, और ये खत्म होने वाली जगह है, बड़ी ये। और इसके बाद हमारे और हुरूफ की दर्जाबंदी आएगी, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि हुरूफ की दर्जाबंदी में हमने कौन सा हर्फ जो है किस लाइन में लिखना है और किस किस दर्जे में वो आते हैं। इसके बाद और हुरूफ की दर्जाबंदी सारी होती रहेगी। अगर आपको ये उर्दू वीडियो जो है ना आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, छोटे बच्चों के लिए, अगर एक स्किलफुल बंदा हो और वो उसको शुरू से ठीक सिखाए तो उर्दू हरूफ तहजी और ये राइटिंग पे भी असर पड़ता है। और हमारा तो क्या है, हम तो वो बूढ़े तोते हैं, अगर हम कोई चीज़ सीख भी ले तो वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के जहन पे नक्श हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ये उर्दू वाला पैटर्न आप बच्चों के साथ फॉलो करें, और उसको उस करे भी, प्रैक्टिस भी करे, और टीचर से भी कहें कि आपने इसको इस तरह करना है, ये शुरू वाली नुक्ता है और ये खत्म होने वाला नुक्ता है, तो वो उनका जो बेस है बच्चों का अच्छा